Welcome to my YouTube channel Perfect Educom Academy Classes. Myself Ravikant Kumar, and today in this video we are talking about daily current affairs by Kumar Ravikant. ओके हम इस करंट अफेयर्स में 10 करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। स्केप ने रेस टू नेट जीरो जो है रिपोर्ट जारी किया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जगनानकू चिबुदम कार्यक्रम के बारे में आज चर्चा करेंगे। टॉपिक्स मिशन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये रहा है आपका तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का जो है स्मारक घोषित किया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला दुबई फिनटेक समिट जो है आयोजित किया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में मिग 21 जेट का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के बारे में चर्चा करेंगे। बाधानगर टाइगर रिजर्व में बारहसिंगा को जो है छोड़ा गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये रहा आज का पहला करंट अफेयर्स। प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है 11 मई को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य ये है कि भारत की तकनीकी प्रगति को जो है याद दिलाने के क्रम में जो है हम 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है मनाते हैं। अगर हम ये इसे मनाते क्यों हैं, तो सफल शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया गया था। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों 11 मई को भारत ने अपनी पहली सफल शक्ति परमाणु मिसाइल का जो है परीक्षण किया था, और इस पहली सफल शक्ति परमाणु जो मिसाइल का परीक्षण है, भारतीय सेना ने पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान में किया था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है, और शक्ति फर्स्ट परमाणु मिसाइल के परीक्षण के बाद भारत ने 2 परमाणु हथियारों का जो है ये आपका जो है सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया था। 11 मई के दिन ही DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान द्वीपीगास संगठन त्रिशूल मिसाइल का जो है परीक्षण पूरा किया था, और ये हंसा नामक जो है पहले स्वदेशी विमान की उड़ान को चिन्हित करता है। अगर हम ऑपरेशन शक्ति के बारे में देखें, तो ऑपरेशन शक्ति की जो है पहले चरण का जो कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा था, और यह जो है 1974 में आयोजित किया गया था। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में आयोजित ऑपरेशन शक्ति के दूसरे चरण को पोखरण सेकेंड भी कहा जाता था, और यह परमाणु बमों की जो है 5 परीक्षणों की एक श्रृंखला थी, जिसका नेतृत्व जो है दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। इस सफल परीक्षण के बाद PM वाजपेयी ने भारत को पूर्ण परमाणु राज्य घोषित किया गया था, और इस परमाणु परीक्षणों के बाद भारत के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसमें भारत पर जो है प्रतिबंध लगाने वाले प्रमुख देश कौन कौन से थे, तो अमेरिका और जापान थे। अब बात करेंगे, स्केप ने रेस टू नेट जीरो रिपोर्ट जारी किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्केप का फुल फॉर्म क्या है। बैंकॉक बेस्ड UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने जो है हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट का नाम है रेस टू नेट जीरो, और इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो ये रिपोर्ट जो है 19वें सत्र के लिए मार्गदर्शक और सूचना स्रोत के रूप में काम करेगी। ठीक है, जो पहली बार जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने पर जो है ध्यान केंद्रित करेगी। अगर हम इस रिपोर्ट के अनुसार देखें, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के अधिकांश देश जो चरम मौसम की घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए अपर्याप्त रूप से तैयार है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि यह क्षेत्र जो है दुनिया के आधे से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है।
अब हम बात करेंगे एशिया प्रशांत क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव रहा। एशिया प्रशांत क्षेत्र ने पिछले 60 वर्षों में वैश्विक औसत की जो तुलना में जो है तापमान में तेजी से वृद्धि का जो है अनुभव किया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित शीर्ष 10 सबसे अधिक जो है प्रभावित देशों में से 6 के साथ जो है यह क्षेत्र जो है जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे परिणामों को जो है झेल रहा है। स्केप रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक और जैविक खतरों ने अनुमानित वार्षिक आर्थिक नुकसान $780 बिलियन का जो है योगदान दिया है। ओके राइट, जिससे क्या है कि खाद्य प्रणालियों में व्यवधान, क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं और कमजोर समाजों को जो है नुकसान हुआ है। और इस रिपोर्ट के माध्यम से जलवायु परिवर्तन परिदृश्य में जो $1.1 ट्रिलियन और सबसे खराब स्थिति में $1.4 ट्रिलियन की जो है वृद्धि की भविष्यवाणी जो है की गई है। एशिया प्रशांत देशों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां क्या हैं? तो एशिया प्रशांत देशों में अनुकूल और समन प्रयासों का जो है समर्थन करने के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों और जलवायु पर जो कार्रवाई को जो है सूचित करने के लिए आवश्यक डेटा और जलवायु लचीली बुनियादी ढांचों और सेवाओं की जो है कमी है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में कोयला और उत्सर्जन के बारे में अगर देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज जो IPCC की मार्च रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में 2020 में ईंधन के दहन से वैश्विक उत्सर्जन का 57% हिस्सा था, जिसमें से कोयले से उत्पन्न उत्सर्जन का 3/5 हिस्सा था। और इस रिपोर्ट के आगे ये कहा गया कि एशिया और प्रशांत की जो है 85% प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति जीवाश्म ईंधन से आती है, जबकि क्षेत्र के ऊर्जा संबंधी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 60% कोयले से आता है। तापमान में वृद्धि को सीमित करने के लिए कोयले को जो है चरणबद्ध तरीके से हटाना, यानी कि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए इस रिपोर्ट यह बताती है कि 2050 तक तेल और गैस को मौलिक रूप से चरणबद्ध तरीके से कम किया जाना चाहिए और कोयलों की जो है पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से काम किया जाना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे जगनानकू चेबुदम कार्यक्रम क्या है। तो ये जो है ये जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने 9 मई को जो है जगनानकू चेबुदम कार्यक्रम के तहत एक टोल फ्री जो हेल्पलाइन नंबर है 1902-1902 लॉन्च किया है। और इस पहल का मेन उद्देश्य ये है कि कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लोगों की जो शिकायतें हैं वो विशेष रूप से ध्यान देकर उसे सामना करना, ठीक है, प्रदान करना। यानी कि शिकायतों का जो है 24x7 यानी कि 24 घंटा 7 दिन जो है काम करने का जो है ये उनका मेन उद्देश्य है। और यह कार्यक्रम जो है लोगों को दिन या रात के किसी भी समय अपनी शिकायतों को जो है दर्ज करने की अनुमति देता है। यह लोगों के बीच सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी जो है बनाया गया है। एक बार जब नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर लेते हैं ना, तो उन्हें एक विशिष्ट योर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जारी किया जाता है, जिससे कि IVRS और SMS आधारित संचार के माध्यम से अपने शिकायतों की जो है स्थिति के बारे में नियमित अपडेट प्राप्त होंगे। इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से अगर यह देखा जाए तो यह मुख्यमंत्री कार्यक्रम CMO और परियोजना निगरानी इकाइयों से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह मेंशन किया गया है, इकाइयों से सीधा संपर्क जो है कर सकेगा। और इससे क्या होगा कि यह सुनिश्चित होगा कि देखिए शिकायतों का जो कुशलतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से निवारण भी किया जाएगा। और इसके अलावा यह कार्यक्रम यानी कि जगनानकू चेबुदम कार्यक्रम जो है नागरिकों को अपने मुद्दा को सीधे मुख्यमंत्री के ध्यान में लाने का जो है सक्षम करेगा। ओके, और यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी चिंताओं का सुना और संबोधित किया जाए, मतलब कि उनकी जो चिंता है, उनकी जो समस्या हैं उनको सुना जा रहा है या नहीं जा रहा है, उनके बारे में जो है ये जगनानकू चेबुदम को जो है कार्यक्रम को जो है शुरू किया गया है। ओके,
अब हम चर्चा करेंगे कि टॉपिक्स मिशन क्या है। ओके, टॉपिक्स मिशन क्या है। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड में मौसम की गड़बड़ी के कारण अप्रैल में जो है प्रारंभिक लंच को जो है रद्द करने के बाद नासा और रॉकेट लैब ने कक्षा में तूफान ट्रैकिंग के लिए जो है एक सफलतापूर्वक 2 क्यूब सेट लॉन्च किए हैं, जिसमें से ट्रॉपिक्स, ठीक है, ट्रॉपिक्स यानी कि टाइम रिसोल्वेड ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन स्ट्रक्चर एंड स्टॉर्म इंटेंसिटी विथ ए कॉन्स्टलेशन एंड स्मॉल एसेट्स। ओके, तो दोस्तों के लिए जो है 2 घंटे की जो है लंच विंडो थी। और ट्रॉपिक्स मिशन के बारे में देखते हैं कि ट्रॉपिक्स मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जो है देखने के उद्देश्य से जो है 4 समान क्यूबसेट शामिल हैं। और ये क्यूबसेट जो है ना, ये क्यूबसेट जो है पारंपरिक मौसम ट्रैकिंग उपग्रहों की तुलना में अधिक बार जो है डेटा कलेक्ट करेगी। और रॉकेट लैब द्वारा जो है विकसित इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल लॉन्च वाहन का उपयोग करके पहले 2 उपग्रह लॉन्च करेगी। ठीक है, इस उपग्रहों का जो दूसरा सेट है लगभग 2 सप्ताह में जो है प्रक्षेपित किया जाएगा। अगर हम क्यूबसेट और उनके फ़ायदे के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्यूबसेट पारंपरिक जो है मौसम ट्रैकिंग उपग्रहों से उस आवृत्ति में जो है अलग होती है जिस पर वे अवलोकन करते हैं। क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं कि अधिक बार जो डेटा एकत्र करने से वैज्ञानिक अपने मौसम के पूर्वानुमान में सुधार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मिशन का महत्व ये है कि टॉपिक्स की अवलोकन जो प्रणाली लगभग वैश्विक स्तर पर जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए जो है पर्यावरणीय और आंतरिक कोर स्थितियों को जो है मापने के लिए क्षैतिज और अस्थायी रिजोल्यूशन का एक अभूतपूर्व संयोजन प्रदान करती है, जो भविष्य के मिशनों के जो है एक मॉडल के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, ओके, राइट। आइए अब देखते हैं 5वां करंट अफेयर जो है प्रथम चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में। ओके, राइट। तो ये जो है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग यानी कि चीनी के राष्ट्रपति कौन है? चीन के शी जिनपिंग अगले सप्ताह 5 मध्य एशिया देशों के जो है नेताओं के साथ एक शिखर सम्मेलन 5 मध्य एशिया देशों के नेताओं के साथ जो है शिखर सम्मेलन की जो है सम्मेलन की जिसमें से मेजबानी करेंगे। और यह क्षेत्रों में जो है अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जो है यह चीन की एक योजना है, जिसमें से इस शिखर सम्मेलन का नाम चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन पड़ा है। ठीक है, और यह जो है कहाँ पे हुआ है? सियान में हुआ है। ठीक है, सियान कहाँ पे हुआ है? सियान में आयोजित किया जाएगा। और इसमें से जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है ये देश जो है हिस्सा लेंगे इसमें। ठीक है, राइट। मध्य एशिया में निवेश के बारे में अगर देखें तो ये जो है चीन ने क्या किया है कि चीन ने प्राकृतिक गैस को जो है भंडार का दोहन करने के लिए मध्य एशिया में अरबों का जो है डॉलर का निवेश किया है। चीन को यूरोप से जोड़ने वाले रेल लिंक इस क्षेत्र को पार करते हैं और चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सफलता के लिए जो है महत्वपूर्ण है। शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा क्या है? तो इस शिखर सम्मेलन का जो एजेंडा है इसके दौरान जो है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुख्य भाषण देने की उम्मीद है और नेता यानी कि महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होंगे। और ये चीन मध्य एशिया जो है संबंधों के विकास की समीक्षा भी करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो चीन मध्य एशिया सहयोग पर जो है विचारों का आदान प्रदान करेंगे। फिर साझा चिंता के जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर जो है चर्चा करेंगे। मध्य एशिया में जो बढ़त निर्यात के बारे में अगर बात करते हैं तो चीन के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा पिछले महीनों जारी
आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो मध्य एशिया में चीन का निर्यात जो है 2022 में 60% साल दर साल बढ़कर $1.4 मिलियन हो गया। बीजिंग द्वारा शी जिनपिंग में उइग्रों और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जो है निशाना बनाकर मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के जो है बावजूद चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की सीमा से लगे देश शांत बने हुए हैं। ओके, ओके, अब हम बात करते हैं तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का जो है स्मारक घोषित किया गया है। तो दोस्तों 27 मार्च को केंद्र सरकार द्वारा प्राचीन तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का जो है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है, यहाँ पे को जो है महत्व का जो है स्मारक घोषित करने के लिए अधिसूचना जो है जारी की गई है। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के जो है जिला रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह जो है मंदिर हिंदुओं के लिए जो है एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यह उत्तराखंड के 5 पंच केदारों में से तीसरा है। ओके, राइट। अगर हम इसके कुछ रोचक तथ्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो तुंगनाथ मंदिर जो है 12,800 फुट जो है ऊंचाई पर स्थित है। ओके, तुंगनाथ मंदिर जो है एशिया में समुद्र के से जो है सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित अपनी एक तरह का एकमात्र प्राचीन जो है शिवालय है। तुंगनाथ मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है, जो 5 पंच केदार मंदिरों में से सबसे ऊंचा है। तुंगनाथ मंदिर के एक रिज के शीर्ष पर स्थित है। तुंगनाथ मंदिर जो है एक रिज के शीर्ष पर स्थित है, जो अलकानंदी यानी कि बद्रीनाथ के ऊपर से जो है निकलने वाली और मंदाकिनी जो केदारनाथ से जो है निकलने वाली को जो है पानी को अलग करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसे माना जाता है कि भगवान राम ने क्या हुआ था कि भगवान राम ने तुंगनाथ के जो है चारों ओर चंद्रशिला शिखर पर जो है ध्यान किया था और मंदिर पंच केदार मंदिरों से जुड़ा हुआ है जो पांडवों द्वारा जो है बनाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान जो है अपने चचेरे भाई जो है कौरव की हत्या के पाप को क्षमा करने के लिए व्यास ऋषि ने जो है पांडवों को भगवान शिव की पूजा करने की सलाह दी थी। नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा पहला दुबई फिनटेक समिट आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये जो है उसका दुबई अपने रणनीतिक स्थान यानी कि विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और निवेशक अनुकूल नीतियों के साथ जो है एक वैश्विक व्यापार केंद्र बनाने की दिशा में जो है या दिशा में कदम उठा रहा है। हाल ही में जो है 8 से 9 मई तक जो है दुबई फिनटेक शिखर सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया गया है और ये जो है जिसे दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, ओके, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर मध्य पूर्व अफ्रीका और साउथ एशिया जो है ये सब जो है क्षेत्र में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र द्वारा जो है आयोजित किया गया था और इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है किए हैं शेख मखदूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, शेख मखदूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, ये जो है उद्घाटन इनके द्वारा ही किए गए थे और ये जो है शेख मखदूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ये जो है दुबई के पहले उपशासक थे, फिर उप प्रधानमंत्री भी थे और UAE के वित्त मंत्री रह चुके हैं और DIFC के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। DIFC का जो अगर देखा जाए तो ये जो है दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जो है होता है और इसके अगर मुख्य बिंदु के अगर बारे में हम बात करते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा, तो इस कार्यक्रम में जो है कुल 50,000 जो है 5,000 व्यक्ति जो है एकत्रित हुए हैं जो वैश्विक उद्योग में अग्रणी हैं कि जहाँ उद्योग है
वैश्विक उद्योग में अग्रणी हैं, जिनमें नीति निर्माता, शीर्ष पदों पर जो है अधिकारी, उद्यमी या निवेशक और प्रतिनिधि शामिल हैं। और इस शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक क्या है कि देशों का जो है प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से जो है वक्ताओं ने भाग लिया है। फिनटेक और वित्त के भविष्य को जो है आकार देने में दुबई की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, फिनटेक और वित्त के भविष्य को जो है आकार देने में दुबई की भूमिका ये रही है कि दुबई क्षेत्र के वित्तीय क्षेत्र में नवाचार और अत्याधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। ठीक है। और फिनटेक नवाचार के विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है शहर का अनुकूल परिस्थितियों तंत्र का प्रदान करता है। DIFC ने स्टार्टअप और स्थापित कंपनियों के लिए वित्त पोषण, सैंडबॉक्स वातावरण और संसाधनों तक जो है पहुंच प्रदान करने के लिए एक नियामक ढांचा जो है तैयार करके फिनटेक क्षेत्र में भी जो है भारी निवेश किया है। वित्तीय क्षेत्र में दुबई का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो DIFC यानी कि दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के बारे में जो है अगर बात करें तो दुबई की जो अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान करता है। क्या है? योगदान करता है DIFC। ठीक है। जो इसके सकल घरेलू उत्पाद का जो है लगभग 6% योगदान देता है। और केंद्र ने जो है पिछले एक दशक में जो है उल्लेखनीय रूप से जो है विकास किया है। तो नवाचार, परीक्षण, निवेश और विकास में तेजी लाने के लिए अपने पारिस्थितिकी तंत्र को जो बढ़ावा दिया है। और इसके प्रयासों ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है ना कि जो वृद्धि और विकास को जो है बढ़ावा देता है और जिससे यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गया है। कौन? DIFC। और इसके फिनटेक क्षेत्र का भविष्य की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है भविष्यवाणी ही की गई है कि फिनटेक उद्योग जो है ना 2011 में 135 बिलियन अमेरिकी डॉलर से जो है 2027 में लगभग 270 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना जो है आकार हो जाएगा। और जो वित्तीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है इसके महत्व को जो है उजागर किया गया है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मेन पॉइंट जो याद रखना है कि पहला दुबई फिनटेक समिट आयोजित किसके द्वारा किया गया है, तो शेख मखदूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के द्वारा किया गया है। और ये भी पूछ सकता है इसकी इस आयोजन में जो है ये 4 नाम दे सकते हैं आपको एग्जाम में। और 5वां ऑप्शन में करेगा कि इसमें से कौन मतलब कौन नहीं है या कुछ भी बनाकर ये याद रखना है। मेन पॉइंट है, ये भी याद रखना है। और ये कब किया गया था उद्घाटन, ये याद रखना है। ठीक है। ओके। अब हम बात करेंगे भारत में MiG-21 जेट का इतिहास के बारे में। ओके, राइट। ओके। तो दोस्तों, MiG-21 भारतीय वायुसेना द्वारा जो है उड़ाए गए 6 लड़ाकू विमानों में से एक है। लंबे समय तक वायुसेना की रीढ़ रहा है। कौन? तो MiG-21। ओके। MiG-21 एक लड़ाकू विमान है। ओके, राइट, जो कई तरह की जो है भूमिका निभाने में जो है सक्षम है। ओके। और यह जो है अगर हम इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात करते हैं तो यह हवा से और ज़मीन पर हम लोग दोनों के द्वारा जो है ये दोनों में हम इसे यूज कर सकते हैं। और इसमें जो है MiG-21 में एक ही इंजन है और MiG-21 में केवल एक ही व्यक्ति जो है बैठ सकता है। और इसे पहली बार 1963 में इंटरसेप्टर विमान के रूप में जो है भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। बाद में क्या हुआ था कि जमीनी हमले सहित जो है विभिन्न भूमिकाओं को निभाने के लिए जो इसे अपग्रेड किया गया था। और तब से भारत द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जो है 700 से अधिक जो है MiG-21 विमान खरीदे गए थे, जिसमें से नवीनतम संस्करण जो है MiG-21 बाइसन है। भारतीय वायुसेना के साथ अगर देखा जाए तो 100 से अधिक MiG-21 को 2006 से जो है बाइसन में अपग्रेड किया गया था। MiG-21 के इतिहास और युद्धों की भूमिका के अगर बारे में हम बात करते हैं तो MiG-21 ने भारत द्वारा जो है लड़े गए कई युद्धों में जो है अपनी ताकत साबित की है। ओके, अपना जो है ताकत को दिखाया है, जिसमें से 1971 की अगर बात करते हैं तो 1971 में हुआ ये था कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भी जो है इसे यूज किया गया था, यानी कि शामिल किया गया था, जहां टाइप 77 संस्करण ने
भारत के पक्ष में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यह 1965 और 1999 के कारगिल युद्ध में भी जो है पाकिस्तान के साथ जो है मुख्य लड़ाकू विमानों में से एक। ओके, अगर हम 2019 की बात करते हैं तो 2019 में हुआ ये था ना कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान द्वारा जो है यह उड़ाए गए एक MiG-21 बाइसन ने पाकिस्तान वायुसेना को क्या किया था कि F-16 को जो है मार गिराया था। ठीक है, सुरक्षा रिकॉर्ड और MiG-21 की चरणबद्ध जो समाप्ति है इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि देखिए, सरकार रिकॉर्ड के अनुसार अगर हम देखें तो पिछले 60 वर्षों में हुआ ये है ना कि लगभग 500 MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 170 से अधिक पायलटों की जो है मौत हो गई है। और पिछले साल जुलाई में लड़ाकू विमान का एक जो है ट्रेनर जो संस्करण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे हुआ ये था कि इसमें सवार 2 पायलटों को भी मौत हो गई थी। 2021 में हुआ कि 5 MiG-21 बाइसन दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 3 पायलटों की जान की गई थी। और इस दुर्घटना के बारे में के कारण जो है विविध है, जिसमें से तकनीकी दोष होना, मानवीय त्रुटि होना, पक्षियों का टकराना या कुछ स्थितियों में पायलटों को जो है अस्थानिक भटकाव शामिल होना। तो IAF जो है कि पास वर्तमान में जो है सेवा में 21 बाइसन विमानों के जो है 3 स्क्वाड्रन है, जिसमें दिसंबर 2025 तक जो है चरणबद्ध तरीके से जो है समाप्त करने की योजना है। ठीक है, तो इसमें आप याद कर सकते हैं कि भारत में MiG-21 के बारे में तो ये जो है भारतीय सेना का जो है लड़ाकू विमान है। और ये क्या, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछ सकता है कि हवा से या ज़मीन पर जो दोनों हमलों में हम यूज कर सकते हैं। और 1971 में जो है बांग्लादेश युक्त युद्ध में कौन सा विमान जो इसे यूज किया गया था, तो ये MiG-21, ये भी आप बता सकते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में। ओके, राइट। अब हम बात करेंगे थैलेसीमिया बाल सेवा योजना क्या है। तो थैलेसीमिया यानी कि CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड अपने CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके राइट, पहल के हिस्से के रूप में जो है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का जो है समर्थन कर रहा है, जो हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाने के लिए TBSY के तीसरे चरण का शुभारंभ जो है किया गया है। और ये जो है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और जनजातीय मामलों के जो है मंत्रालयों के सचिव सहित कई गणमान्य यानी कि व्यक्तियों की उपस्थिति में जो है TBSY के तीसरे चरण और थैलेसीमिया बाल सेवा योजना जो है पोर्टल को जो है शुरुआत कर चुका है। तो अब हम जानते हैं कि थैलेसीमिया आखिर होता क्या है। तो थैलेसीमिया जो है ना, ये थैलेसीमिया है कि ये एक वंशानुगत रक्त विकार है, यानी कि हेरिडेटरी ब्लड डिसऑर्डर है, जिसके कारण क्या होता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का जो स्तर जो है समान से कम हो जाता है, यानी कि जितना चाहिए उतना से नॉर्मल से कम हो जाता है। तो ये होता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि 2017 से क्या हुआ था। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है TBSY को लागू कर रहा है, और इस पहल ने हाल ही में मार्च 2023 में अपना दूसरा चरण भी पूरा किया है। CIL का जो है CSR विद घोषित हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम क्या है। तो CIL का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडेड जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम एक असाधारण प्रयास है, जो वंचित थैलेसीमिया रोगियों को जो है ठीक करने का एक विशेष अवसर प्रदान करने की दिशा में जो है निर्देशित है। इनके पास जो है भाई बहनों के बीच में एक उपयुक्त जो है डोनर है, लेकिन प्रक्रिया के लिए अगर देखा जाए यानी कि भुगतान करने के लिए तो वित्तीय संसाधनों की कमी है।
और इस कार्यक्रम के 2 चरणों के दौरान जो है इसमें भारत में जो है 10 सूचीबद्ध अस्पतालों में थैलेसीमिया रोगियों के लिए जो है 356 अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। TBSY पहला का जो है तीसरा चरण क्या है कि देखो, TBSY पहल के तीसरे चरण का उद्देश्य यही है कि प्रति HST पैकेज के लिए 10 लाख रुपए की मौद्रिक सहायता प्रदान करना है, जिससे क्या है कि CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड और HST करने वाले अस्पतालों को जो है सीधे हस्तांतरित किया जाएगा और इस कार्यक्रम से वंचित थैलेसीमिया रोगियों और अप्लास्टिक एनीमिया वाले लोगों को जो है लाभ होगा। इस कार्यक्रम में एम्स, राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं सहित भारत भर के 10 प्रतिष्ठित अस्पतालों को सूचीबद्ध जो है किया है। अब हम बात करेंगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, यानी कि यहाँ पे होगा बांधवगढ़ नगर नहीं होगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बारहसिंगा को जो है छोड़ा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि बांधवगढ़ जो है आखिर है कहाँ। तो ये जो है आपका बांधवगढ़ जो है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, उमरिया और कटनी जिला में, जो पूर्वी सतपुरा पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रोचक तत्व के बारे में कि इसका रोचक तत्व क्या है। तो देखिए, एक मिनट, राइट। तो इसमें बांधवगढ़ नाम जो है भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो उनके भाई से जुड़ी एक कहानी से लिया गया है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने भाई को जो है लंका पर नज़र रखने के लिए जो है यह किला दिया था और इस किले को जो है तब से बांधवगढ़ के नाम से जाना जाता है। और यह बाघ अभयारण्य अपने विविध वनस्पतियों और जीवों के कारण जो है महत्वपूर्ण है, जिसमें बाघों और विभिन्न शाकाहारी जीवों की एक स्वस्थ आबादी जो है शामिल है। हाल ही में कई बारहसिंगा को जो है इस अभयारण्य में जो है छोड़ा गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जो है विविध वन्य जीव के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक अद्वितीय परिस्थिति तंत्र है, जो इसमें से जो है विविध वनस्पतियों को जो है जन्म देने वाली पहाड़ियाँ या घाटियाँ या नदियाँ या दलदल और घास के मैदान जो है शामिल है। रिजर्व बाघों की जो अगर देखें तो एक स्वस्थ आबादी के साथ साथ स्तनधारियों की जो है 34 प्रजातियों, जो पक्षियों की लगभग जो है 260 प्रजातियों और तितलियों की जो है 70 प्रजातियों का एक घर है। ओके, बारहसिंगा के बारे में हम देखें तो देखिए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक जो है हालिया जुड़ाव, यानी कि हाल ही में जो है बांधवगढ़ जो है टाइगर रिजर्व को अपने वन्य जीव में एक अनूठा जो है इसे जोड़ मिला है, क्योंकि 16 मादा और 2 नर बारहसिंगा को जो है BTR के मगधी क्षेत्र में जो है बने एक बाड़े में छोड़ा गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन की टीम जो है टाइगर रिजर्व से करीब जो है 200 किलोमीटर दूर स्थित कन्हा नेशनल पार्क, ओके राइट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कन्हा नेशनल पार्क, राइट। तो कन्हा नेशनल पार्क से जो है बारहसिंगा को लाया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं बारहसिंगा के बारे में। रोचक तथ्य क्या है, तो बारहसिंगा जो है भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में पाया जाता है। बाहर नहीं होगा बेटा, यहाँ पे बारहसिंगा लिखो, समझे पागल। बारहसिंगा भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में पाया जाता है और यह बारहसिंगा का जो है विशिष्ट नाम जो है ये इसके जो है विशिष्ट नाम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रूसेरवस डुआसेलियाई जो है, जिसका नाम जो है फ्रांसीसी प्रकृतिवादी अल्फ्रेड डुआ सेल के नाम पर रखा गया है।
परिपक्व मृग में आमतौर पर 10 से 14 दांत होते हैं। इनके बरासिंगा को कितने दांत होते हैं? तो 10 से जो है 14 दांत होते हैं। 10 से जो है 14 दांत होते हैं। और ये जो है असमिया में बरासिंगा को क्या कहा जाता है? असमिया में जो है असमिया में जो है बरासिंगा को डोल 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 होरिया होरी डोल होरिना कहा जाता है असमिया। लोग बोलते हैं डोल का अर्थ होता है दलदल। 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 असमिया में जो है इसे डोल होरिना कहा जाता है, जिसे डोल का अर्थ होता है दलदल। ओके राइट। तो ये रहा आपका डेली का 10 करंट अफेयर्स जो आज से हम स्टार्ट किए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। ओके।